स्वागत है आप सभी का फिजिक्स डाउट क्लासेस में। मैं अनुज शर्मा आपके सामने लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बिना किसी देरी के आइए इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे विद्युत क्या होती है। विद्युत क्या होती है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत एक प्रकार की एनर्जी है। विद्युत का अनुभव हम तब करते हैं विद्युत का अनुभव हम कब करते हैं? विद्युत का अनुभव हम तब करते हैं जब हम आवेशित हो जाते हैं या किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में आ जाते हैं। अब आवेशित कब होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी जानकारी के लिए हमें पढ़ना होगा आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है इसकी जानकारी के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कहानी है अमेरिका के प्रसिद्ध साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जिन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपनी पतंग लेकर उड़ाने पहुंच गए और पतंग उड़ाने लगे, और फिर अचानक से बादलों के कड़कने की आवाज़ आने लगी और उनसे बिजली उत्पन्न हो गई। बिजली होती है ना, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने लगी और उस बिजली के संपर्क में पतंग के आने से उन्हें एक झटके का अनुभव हुआ, अलग व्यवहार का अनुभव हुआ। उस अलग व्यवहार का कारण उन्होंने बताया, किस कारण से ये अलग व्यवहार हुआ उस कारण को बताया, उन्होंने नाम दिया आवेश। और इस पर क्या लॉजिक था आइए जानते हैं। इस पर यह लॉजिक था, उन्होंने इसी प्राकृतिक घटना का प्रारंभिक रूप, आधार और बेस मानकर इससे कई प्रयोग और प्रैक्टिकल किए। मैं आपको बता दूं, किसी भी घटना से प्रेरित होकर साइंटिस्ट अपने इन्वेंशन करते हैं तो सबसे पहला आधार अपनी प्राकृतिक घटना को मानते हैं। और उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अनेक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी लैब में अनेक प्रकार के प्रैक्टिकल किए, जिनमें से प्रसिद्ध प्रैक्टिकल है एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ का एक दूसरे के प्रति आकर्षण। ये प्रयोग किस प्रकार किया गया आइए देखते हैं। एक कांच की छड़ ली उन्होंने और एक एबोनाइट की छड़ ली। इस कांच की छड़ को रेशम के धागे से लटका दिया, कांच की छड़, और ये एबोनाइट की छड़, एबोनाइट। और एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण कराकर उन्होंने अनुभव किया कि इन दोनों में आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया। ये तो उनका पहला प्रयोग था। दूसरा प्रयोग उनका ये था, कांच की छड़ और दूसरी भी कांच की ही छड़ थी। जब इन दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से घर्षण कराने के बाद उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये सब होने का कारण आवेश है। आवेश, उन्होंने इस प्रकार अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है कि कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हुआ हो और एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ हो, तो इस कारण प्लस और माइनस आकर्षण हो गया हो, और कांच की छड़ पर धन आवेश और कांच की छड़ पर धन आवेश, तो कांच प्लस प्लस प्रतिकर्षण हो गया हो। लेकिन इस प्रकार इनकी बात पर कोई महत्वपूर्ण प्रूफ नहीं था। इनकी इस बात को आगे चलकर गलत सिद्ध कर दिया गया, इस प्रयोग को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद इसे क्यों निरस्त कर दिया गया? क्योंकि इसका निरस्त होने का कारण था
इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कौन सी वस्तु आवेशित है और कौन सी आवेशित नहीं है, किस पर धनावेशित होगा और किस पर ऋणावेशित होगा, यह इसमें स्पष्ट नहीं था। यह स्पष्ट किया गया कुछ समय बाद। एक सिद्धांत आया जिसका नाम था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता था, आइए इसे चित्र के द्वारा समझें। ये कोई कण है और ये कोई कण है, इन दोनों को घर्षण कराया जाता है, इन दोनों के मध्य घर्षण कराया जाता है, तो जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन दोनों के घर्षण कराने के पश्चात मान लीजिए इस कण पर, इस कण ने इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और इस कण पर, इस कण के द्वारा इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इस पर धनावेशित हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम समझ गए कि, और अंदर प्रोटॉन होता है तो धनावेश। तो इस प्रकार हम समझ गए कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से और पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने से। आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत ने यही बताया। तो आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत आपका क्लियर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं कि आवेश त्यागने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत था। अब आप पढ़ेंगे कि आवेश वास्तव में होता क्या है। आवेश वास्तव में होता क्या है। आवेश आपको बता दें, किसी कण के द्वारा अपनी अवस्था में अलग व्यवहार प्रकट करना, भिन्न व्यवहार, पहले से भिन्न व्यवहार प्रकट करना, या उसकी उपस्थिति होने के कारण उसमें, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना आवेश कहलाता है। किसी कण का भिन्न व्यवहार करना तथा उसकी उपस्थिति के कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना। ये आवेश की परिभाषा है, इसको आप नोट कर सकते हैं।
एक नोट पॉइंट लगाता हूं इसमें। जब कोई कण ऋणावेशित होता है जब कोई कण ऋणावेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। और जब कोई कण धनावेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। ये नोट पॉइंट है। कोई पॉजिटिव होता है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। आइए समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी वस्तु पर ऋणावेशित है, ऋणावेशित चार्ज है, तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। कैसे? ऋणावेशित कब होता है? मैंने आपको बताया था ऋणावेशित कोई कण जब होता है जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके द्रव्यमान को भी ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। तो ऋणावेशित होने पर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है और धनावेशित होने पर उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। धनावेशित कब होगा? जब वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान तो होता ही है, तो द्रव्यमान को त्यागेगा तो उसके द्रव्यमान में तो कमी होनी ही है, तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। तो ये नोट कर लीजिए। अब समझिए आवेश किस प्रकार किस विधि से उत्पन्न हो सकता है। आवेश उत्पन्न होने के मुख्यतः 3 कारण हैं। आवेश उत्पन्न होने के मुख्यतः 3 कारण हैं। आवेश उत्पत्ति कारण। आवेश उत्पन्न होने के मुख्यतः 3 कारण है। पहला, घर्षण, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घर्षण, किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु के द्वारा घर्षण कराया जाए तो उस पर आवेश उत्पन्न होना लगभग अनिवार्य है। तो उस पर आवेश उत्पन्न होगा ही और वो विद्युत की तरह कार्य करेगा। आवेशित हो जाएगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था विद्युत क्या होती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है और वह जब अनुभव होती है जब कोई किसी कण आवेशित कण के संपर्क में हम आते हैं तो हमें विद्युत का अनुभव होता है। तो वो जब अनुभव होता है जब हम घर्षण करते हैं तो आवेशित हो जाती है वस्तु। घर्षण मैंने आपको समझा दिया और आपको प्रैक्टिकल भी पहले बताए थे। एवोनाइट और कांच की छड़ में जब घर्षण कराते हैं तो वो आकर्षित प्रतिकर्षित, एवोनाइट और कांच की छड़ आकर्षित होती हैं, तो ये घर्षण का कारण था। और दूसरा कारण आवेश उत्पत्ति का चालन। चालन किस प्रकार? चालन का मतलब है कि अगर किसी कण पर और किसी दूसरे कण पर, इस पर 3 आवेश हैं और इस पर एक आवेश है, तो ये इसको संतुलित करेगा। चालन के द्वारा संपर्क में आने के बाद जैसे इसको संपर्क में लाया जाए, ऐसे संपर्क में आ जाए तो इस पर भी उतने ही आवेश हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। तब संपर्क में आने के बाद इस पर भी उतने ही आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप समझो इस पर प्लस 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 है, इस पर भी प्लस 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 हो जाएंगे। अगर इसमें माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, मतलब सेम सेम हो जाएंगे। चालन यही होता है कि जैसे
है कोई दो पात्र हैं, कोई दो पात्र हैं, उसमें यहाँ तक जल भरा है, एक में यहाँ तक जल भरा है, तो उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे, यहाँ कोई उनसे पाइप से कनेक्शन कर देंगे तो जल बराबर हो जाएगा, इसका यहाँ तक पहुँच जाएगा तो इसका भी यहाँ तक ही पहुँच जाएगा। तो इसको कहते हैं चालन, मतलब आवेशों में समान मात्राओं में आवेश की उत्पत्ति होना, इसे कहते हैं चालन। अब आ जाइए प्रेरण पर। प्रेरण सबसे मेन पॉइंट है आवेश को उत्पन्न करने का। प्रेरण के द्वारा बिना छुए बिना संपर्क में लाए आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण 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 को आप समझिए, बड़ी व्याख्या करता हूं इसकी मैं अच्छी तरीके से। प्रेरण क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति। प्रेरण देखिए, ये कोई कण है, इसके पास ऋणावेशित छड़ लाई जाती है। ये कोई उदासीन कण है, इसमें जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने पॉजिटिव होंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। तो ये तो पहली कंडीशन है जब इसके संपर्क में आती है। और जब इसके ये संपर्क में आती है तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वे नेगेटिव के कनेक्शन में आते हैं, यहाँ से ऐसे घूम घूम के यहाँ आ जाते हैं। और सेकंड कंडीशन पे हम इस कण को धरती से कनेक्ट कर देते हैं, और धरती आवेशों का संग्रह है, आवेशों की खान है, आवेशों की भंडारण है, भंडार है। तो ये प्लस आवेश हैं, इधर माइनस आवेश हैं, और इधर एक छड़ है ऋण आवेशित। तो ये माइनस वाले आवेश होंगे, उन आवेशों को ये धरती ग्रहण कर लेगी। अब आप कहोगे प्लस वाले आवेशों को भी तो ग्रहण कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर ऋण आवेश है और यहाँ पर धनावेश हैं। तो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इस प्रकार ये आकर्षित करेंगे, और ऋणावेशित और ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर भेजेंगे, तो इस दूर को भेजने में धरती इन्हें अंदर खिसका लेती है। तो ये थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि इस पर धनावेश बचते हैं बस, और ऋणावेश तो हट जाते हैं, और ये क्षण ऋणावेशित होती है। तो ये होता है कि आवेश इस प्रकार उत्पन्न होते हैं। ये उदासीन था, धनावेश उत्पन्न हो गया। अगर यहाँ पर हम प्लस रखते, प्लस मान लो प्लस है, प्लस की कोई क्षण है प्लस आवेश की, तो यहाँ पर यहाँ आ जाते माइनस आवेश, और यहाँ आ जाते प्लस, और यहाँ पर आ जाते माइनस आवेश, और यहाँ पर आ जाते प्लस, और ये प्लस आवेश माइनस आवेश को अट्रैक्ट करते और प्लस वाले को प्रतिकर्षित करते, डिस्ट्रैक्ट करते। तो ये धरती इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती, तो ये प्लस वाले गायब हो जाएंगे और माइनस वाले बचेंगे। ये सेकंड कंडीशन बता दी मैंने आपको। अगर ऐसा हो तो माइनस वाले बचेंगे और ये प्लस की छड़ है तो इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। इस प्रकार ये प्रेरण के द्वारा बिना संपर्क में लाए आवेश उत्पन्न होते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा इस कंडीशन को। ओके, क्लियर है? अब एक विद्युतदर्शी प्रैक्टिकल के द्वारा बताता हूं। स्वर्ण पत्र की विद्युत दर्शी, कोई ये टैंक है कांच का, इसमें स्वर्ण
पत्र लटका दिए गए हैं, संपर्क कर दिए गए हैं, और यहाँ पर हम इसे धनावेशित देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। जब इसे हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होंगे और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जो पत्रिका होगी वो पॉजिटिव प्रतिकर्षण के कारण दूर होने लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण ये आपके एनसीईआरटी में है ये सब। तो ये आपका क्लियर है, ये आपका प्रैक्टिकल क्लियर हो गया। अब आपको समझाता हूँ आवेश संरक्षण का नियम, इम्पोर्टेंट। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। आज पढ़ते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बदल के दिखाया था, चालन, घर्षण और प्रेरण के द्वारा, और आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यही सारे संरक्षण के नियम कहते हैं। ना तो उत्पन्न हो सकता है ना नष्ट हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। चाहे ऊर्जा संरक्षण का नियम हो तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और संवेग संरक्षण का भी नियम यही कहता है, संवेग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है कि संवेग हमेशा नियत रहता है, और आवेश संरक्षण का नियम भी यही कहता है, आवेश हमेशा नियत रहता है। आवेश